तो फाइनली रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और सबसे पहला सवाल कि क्या ये फिल्म उतनी ज्यादा ब्रूटल, वॉयलेंट और इंटेंस है जितना कि संदीप रेड्डी वांगा ने प्रॉमिस किया था? तो इसका जवाब है हाँ, फिल्म ब्रूटैलिटी और वॉयलेंस की सारी हदें पार कर देती है। लेकिन सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये फिल्म हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरती है कि नहीं? तो उसका सिंपल आंसर है नहीं, ये फिल्म एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती है। अब उसका रीजन क्या है वो मैं आपको इस रिव्यू में बता दूंगा। तो हमेशा की तरह ये एक सिनेमैटिक रिव्यू होने वाला है जिसमें मैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों के बारे में बात करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रिव्यू को पूरा देखना ताकि समझ में आ सके कि ये फिल्म कहां डिसअपॉइंट करती है। सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं बिना किसी स्पॉइलर दिए, तो फिल्म की स्टोरी ऑलमोस्ट वही है जो कि हमको ट्रेलर में दिखाया गया था, जहां अनिल कपूर अपने बिजनेस में और अपने काम में इतना ज्यादा बिजी होता है कि वो अपने बेटे यानी रणबीर कपूर के कैरेक्टर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता है। एज अ रिजल्ट जो पेरेंटल गाइडेंस एक बच्चे को मिलना चाहिए वैसा रणबीर कपूर के कैरेक्टर को नहीं मिल पाता है और इसी वजह से वो एक मासूम सा बच्चा किस तरीके से एक बहुत बड़ा एनिमल बन जाता है, उसी की पूरी जर्नी को दिखाया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो ऑनेस्टली सेइंग फिल्म की जो स्टोरी है वो काफी बेसिक है। हमने कई बार 70s और 80s की फिल्मों में ये फादर और सन वाली इक्वेशन देखी है, जिसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की फिल्म शक्ति। प्लस 2023 में भी चाहे गदर 2 हो या फिर जवान, फादर सन डुओ पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन जहां एनिमल फिल्म सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है वो है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और इस फिल्म का नैरेटिव स्टाइल। जिस तरीके से एक लैक ऑफ अपब्रिंगिंग का एक बच्चे के माइंड पे असर पड़ता है, उस चीज को काफी ब्यूटीफुली और काफी एलैबोरेट वे में पोर्ट्रे किया गया है। प्लस स्क्रीन प्ले भी जिस तरीके से लिखा गया है इसमें बहुत सारी तालियां और सीटियां बजती हैं। और ऐसे में मैं फिल्म के दो सीन को पर्टिकुलरली हाईलाइट करना चाहूंगा। एक वो सीन है जहां पे रणबीर कपूर के कैरेक्टर की बहन को कोई कॉलेज में छेड़ देता है, तो रणबीर कपूर किस तरह जाके उससे बदला लेता है। उस सीन में बहुत हूटिंग एंड चीयरिंग हुई है और उससे भी ज्यादा इस फिल्म का इंटरवल ब्लॉक, बेसिकली एनिमल के इंटरवल ब्लॉक के बारे में काफी ज्यादा बातें हो रही थी, क्योंकि ऐसी खबर आ रही थी कि इस फिल्म का जो इंटरवल ब्लॉक है वो तकरीबन 18 से 20 मिनट का है। तो मैं कहूंगा वो जो पूरा इंटरवल का सीक्वेंस है वो बेसिकली वही है जहां पे रणबीर कपूर एक धोती कुर्ते में आते हैं और कुल्हाड़ी से लोगों को मारते हैं। वो सीन इतनी बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, जो सीन का एक्शन है, जो सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक है और उन सब से भी ज्यादा उस सीन की जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल राइट कॉर्ड हिट करती है। और फिल्म को देखते टाइम आपको जो एक पैसा वसूल वाला एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो पूरा एक्सपीरियंस आपको सिर्फ वो इंटरवल ब्लॉक दिला देगा। और यही इस फिल्म की खासियत है कि जितने भी फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस हैं, यहां मैं बता दूं कि फिल्म में बहुत ज्यादा एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है, 2 से 3 ही एक्शन सीक्वेंसेस हैं, लेकिन सारे एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत ही रॉ रखा गया है। जहां हम पठान और टाइगर ही जैसी फिल्मों में देखते हैं कि एक्शन बहुत ज्यादा ओवर द टॉप होता है, बहुत सारे हेलीकॉप्टर चॉपर्स का यूज किया जाता है, तो वहीं इस फिल्म का एक्शन बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो, मशीन गन वाला सीक्वेंस हो या फिर जिस तरीके से ब्लडशेड दिखाया गया है, वो सारी चीजें प्रूव करती है कि ये फिल्म लिटरली ए रेटेड है। प्लस एक चीज जिसको मेरे साथ साथ आई थिंक सारी ऑडियंस देखने में काफी एक्साइटेड थी कि रणबीर कपूर की इस फिल्म में परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, रणबीर कपूर ने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। हर एक सीन में जो उनके एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल परफेक्टली हिट करते हैं, चाहे वो इमोशनल सीन्स हो, चाहे वो गुस्से वाले सीन्स हो, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन वाले सीन्स हो या फिर वो एक्शन सीन्स हो, सारे के सारे सीन्स में वो स्टैंड आउट करते हैं। और इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि रणबीर कपूर इज लिटरली द हार्ट एंड सोल ऑफ द फिल्म। और एक फिल्म जिससे ये फिल्म बहुत ज्यादा हैवी इंस्पिरेशन डिराइव करती है वो है फिल्म गॉडफादर। जब मैंने एनिमल फिल्म का ट्रेलर देखा था तभी मैंने कहा था कि इस फिल्म के बहुत सीन्स जो है और फिल्म की ओवरऑल जो स्टोरी पैटर्न है वो कहीं ना कहीं गॉडफादर से थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड लग रही है। तो अब फिल्म देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरीके से लिखा गया है, फिल्म सिर्फ इंस्पायर्ड ही नहीं बल्कि लिटरली बहुत सारे सीन्स कॉपी भी करती है गॉडफादर फिल्म से। जैसे गॉडफादर फिल्म का जो पहला सीक्वेंस था वो जो पार्टी वाला सीक्वेंस हो जाए, जो फिल्म में तकरीबन 30 से 40 मिनट चलता है, सिमिलरली वैसा पार्टी वाला सीक्वेंस इस फिल्म में भी रखा गया है और उसका भी ड्यूरेशन काफी लंबा है। उसके अलावा जिस तरीके से रणबीर कपूर का कैरेक्टर आर्क है वो भी बहुत ज्यादा हेवीली इंस्पायर्ड लगता है अल पचिनो के कैरेक्टर से। सिमिलरली रणबीर कपूर और उसके ब्रदर इन लॉ के बीच में जैसा इक्वेशन दिखाया गया है वो इक्वेशन भी बिल्कुल आपको गॉडफादर फिल्म की याद दिला देगा। तो अगेन फैमिली ड्रामा और गैंगस्टर फिल्म का जो फ्यूजन है उसका डेफिनेटली इंस्पिरेशन लिया गया है वर्ल्ड सिनेमा से, लेकिन उसके अलावा इस फिल्म का जैसा स्क्रीन पे लिखा गया है उसको बहुत ज्यादा इंडियनाइज कर दिया गया है। फिल्म में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ थिएटरिकल एक्सपीरियंस को ही जस्टिफाई करती है। इनफैक्ट जो एक मास सिनेमा वाली फीलिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये फिल्म देगी वो डेफिनेटली इस फिल्म से आती है। और जहां फिल्म के पॉजिटिव्स की बात हो रही है तो ये भी बता दूं कि इस फिल्म का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस फिल्म का फर्स्ट हाफ। इस फिल्म का फर्स्ट हाफ बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जितनी भी मैंने बताया हूटिंग और चीयरिंग होती है और जो एक पैसा वसूल वाला एक्सपीरियंस मैंने बताया वो सब कुछ आपको इस फिल्म का फर्स्ट हाफ ही देता है। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले भी इतना ज्यादा टाइट लिखा गया है कि तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट का होने के बावजूद भी फिल्म बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करेगी। और ऐसे में जब फिल्म का इंटरवल होता है तो आपको एक अलग से सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है। एज अ सिनेमा लवर आपको ये फील होता है कि आपकी जितनी भी बेशुमार एक्सपेक्टेशंस थी एनिमल फिल्म से, फिल्म उन सारी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर रही है। तो जहां मैंने इस फिल्म के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट गिरा दिए, आपको बता दूं कि इस फिल्म में नेगेटिव पॉइंट भी भर भर के हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बेसिक पॉइंट आता है इस फिल्म का सेकंड हाफ। इस फिल्म के सेकंड हाफ की जो राइटिंग है प्लस जो स्क्रीन प्ले है वो दोनों ही बहुत ज्यादा खराब है। इनफैक्ट पर्सनली बताऊं तो मैं उसको एवरेज भी नहीं बिलो एवरेज बोलूंगा और उसके कई सारे रीजंस हैं।
सबसे पहला तो ये है कि फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो इतनी बेहतरीन तरीके से लिखा गया है कि वो बहुत ज्यादा टाइट फील होता है। उसके अलावा फिल्म अपने नैरेटिव पे बिल्कुल स्टिक रहती है, यानी फिल्म जहां से शुरू हुई थी फिल्म उसी ट्रैक पे चलती है। लेकिन भाई अगर मैं फिल्म के सेकंड हाफ की बात करूं तो वो बहुत सारे डायरेक्शन में भागने लगता है। एट टाइम्स तो आपको ऐसा तक फील होने लगता है कि आप कोई और फिल्म देखने लग गए हैं। ये एनिमल फिल्म का ही सेकंड हाफ है ऐसा फील ही नहीं होता है। बेसिकली रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के बीच में खुद इमोशनल सीन्स दिखाने की कोशिश की गई है, वो बिल्कुल भी हिट नहीं करते हैं। और एक चीज जो मुझे सेकंड हाफ की सबसे ज्यादा बुरी लगी वो थी उसमें रणबीर कपूर के कैरेक्टर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। फिल्म में एक कैरेक्टर है जिसको आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, उस कैरेक्टर और रणबीर कपूर के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया गया है, वो बिल्कुल भी हिट नहीं करता है। सबसे पहली चीज तो वो अफेयर स्क्रीन प्ले में बहुत ज्यादा फोर्स फील होता है। उसके बाद एक जस्टिफिकेशन भी देने की कोशिश की गई है उस अफेयर की, वो भी बहुत ज्यादा इलॉजिकल लगता है। अब इस पॉइंट के ऊपर मैं बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगा वरना कहीं ना कहीं आपके लिए स्पॉइलर जैसा हो जाएगा, बट जेन्युइनली सेइंग उस अफेयर के पीछे जो लॉजिक दिया गया है उसका बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है। ऐसा लगता है कि फिल्म में अगर वो ना होता तो फिल्म इससे लाख गुना बेटर होती। सिमिलरली इसी तरीके से सेकंड हाफ में एक सीन है जहां रणबीर कपूर का कैरेक्टर बिल्कुल ही न्यूड यानी बिना किसी कपड़े के अपने पार्क में निकल जाता है और फिर कई सारे लोग उसको देखते हैं। उस सीन की भी मुझे लगता है फिल्म में बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। आई अंडरस्टैंड कि वो अपने कैरेक्टर को थोड़ा बहुत सरफिरा दिखाना चाह रहे थे, लेकिन फिर वही बात आती है कि सरफिरे में और पागलपन में बहुत फर्क होता है। और ये तो मैं सिर्फ एक दो सीन्स की बात कर रहा हूं, सेकंड हाफ में ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ज्यादा डिप कर देते हैं। और सबको पता है कि फिल्म की रेटिंग ए है, तो फर्स्ट हाफ में कई सारे ब्रूटल वाले एक्शन सीन से उस ए रेटिंग को जस्टिफाई किया गया है। लेकिन वहीं जब ए रेटिंग को जस्टिफाई करने के लिए फिल्म के सेकंड हाफ में बहुत सारे यूजलेस सीन्स आ जाते हैं तो वो आपको काफी ज्यादा नॉनसेंसिकल फील होंगे। इनफैक्ट एज अ सिनेमा फैन आप चाहते हो कि आप फिल्म के सेकंड हाफ को पसंद करो, पोस्ट इंटरवल भी फिल्म आपको उतनी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगे जितनी फर्स्ट हाफ में लग रही थी। लेकिन ऑनेस्ट ट्रुथ ये है कि फिल्म का सेकंड हाफ इज अ बिग लेट डाउन। फाइनली फिल्म लास्ट के 20 से 25 मिनट में खुद को थोड़ा बहुत रिडीम करती है। यहाँ फिल्म में थोड़े बहुत एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं और मैं सिंपल वे में कहूँ तो स्टोरी वापस ट्रैक पे आती है। लेकिन ऑनेस्टली सेइंग कि डैमेज जो है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। क्लाइमैक्स डेफिनेटली फिल्म का काफी अच्छा है, इंपैक्टफुल है, इमोशंस भी आपको डेफिनेटली फील होते हैं। और स्पेशली वो जो कन्फ्रंटेशनल सीन है रणबीर कपूर और अनिल कपूर के कैरेक्टर के बीच में, उसको जिस तरीके से लिखा गया है और दोनों ही एक्टर्स ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, अनडाउटेडली दोनों की परफॉर्मेंस लाजवाब है। और अगर परफॉर्मेंसेस की बात हो रही है तो एक कैरेक्टर को तो मेंशन करना पड़ेगा, बॉबी देओल का कैरेक्टर। उनके कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत ज्यादा मिस्ट्री थी कि उनका कैरेक्टर एक्चुअली में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां मैं बताऊंगा नहीं कि एक्चुअली में उनका कैरेक्टर कौन होता है और वो होता है भी कि नहीं होता है, क्योंकि अगेन आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि बॉबी देओल ने अपने कैरेक्टर को बहुत सिंसियरली निभाया है। जो उनके चेहरे से जो दरिंदगी फील होनी चाहिए थी वो डेफिनेटली फील होती है। लेकिन साथ में मैं ये भी बता दूं कि बॉबी देओल का इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंडेड कैमियो है। लिटरली वो इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट के लिए ही है। एंड ऑनेस्टली सेइंग ये भी इस फिल्म का बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है। एक तो बॉबी देओल के कैरेक्टर की जो एंट्री होती है वो पोस्ट इंटरवल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनको अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस दिया होता तो उनका कैरेक्टर और ज्यादा निखर के आता। लेकिन जितनी भी हाइप थी बॉबी देओल के कैरेक्टर की, आ रहा हूं कि उनका कैरेक्टर क्या होने वाला है और इस फिल्म के खत्म होने के बाद आप उनकी परफॉर्मेंस को याद रखेंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस तो जैसे कि मैंने कहा अच्छी है, लेकिन इस फिल्म को बॉबी देओल के नाम पे बेचना आपको थोड़ा बहुत चीटेड महसूस कराता है। इनफैक्ट उनको ऑलमोस्ट उतना ही रोल है जितना शाहरुख खान का रोल टाइगर 3 में था। आई पर्सनली थिंक कि अगर इस फिल्म के सेकंड हाफ में उनके थोड़े और सीन्स लिखे होते और जो स्टोरी अपने सेकंड हाफ में भटक गई थी और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ साथ बहुत सारे अननेसेसरी सीन्स डाल दिए गए थे, उसकी जगह अगर बॉबी देओल के कैरेक्टर पे फोकस होता तो इस फिल्म का सेकंड हाफ भी उतना ही ऑसम होता जितना इस फिल्म का फर्स्ट हाफ था। बाकी हाँ, फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें मैं कह सकता हूँ एनिमल 2 का अनाउंसमेंट किया गया है और एनिमल 2 का जो मेकर ने नाम रखा है उसको देख के डेफिनेटली आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाएगी। रही बात परफॉर्मेंसेस की, तो रणबीर कपूर और बॉबी देओल की परफॉर्मेंस तो है ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसके अलावा अनिल कपूर हो, रश्मिका मंदाना हो या फिर जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, सभी ने अपना काम काफी अच्छे से काफी सिंसियरली किया है। फिल्म में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ फिल्म के सेकंड हाफ की राइटिंग और उसके स्क्रीन प्ले के साथ है। एंड फाइनली अगर फिल्म के गानों की बात करूं तो डेफिनेटली फिल्म के गाने भी काफी अच्छे हैं। अर्जुन वैली डेफिनेटली स्टैंड आउट करता है, लेकिन एक सॉन्ग जो मेरे हिसाब से इस फिल्म का बेस्ट सॉन्ग है वो डेफिनेटली पापा मेरी जान है। जितने भी इमोशंस उस गाने में ट्रिगर होते हैं उतने किसी गाने में नहीं होते हैं। तो ओवरऑल मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि एनिमल इज अ डिसेंट पॉपकॉर्न एंटरटेनर। इस फिल्म का फर्स्ट हाफ बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन वहीं सेकंड हाफ काफी ज्यादा वीक है। क्लाइमैक्स डेफिनेटली इंपैक्टफुल है। जिस चीज को मैं इस तरीके से समराइज करना चाहूंगा कि एनिमल फिल्म से ज्यादा एक एक्सपीरियंस है। एक बार आपको इस फिल्म को थिएटर में जरूर देखना चाहिए, स्पेशली इस फिल्म के फर्स्ट हाफ के लिए। सेकंड हाफ में थोड़े बहुत इश्यूज हैं और मैं फिर से वही बात रिपीट करना चाहूंगा कि अगर इस फिल्म के फर्स्ट हाफ की तरह इस फिल्म का सेकंड हाफ होता तो ये मेरे लिए पर्सनली 2023 की बेस्ट फिल्म होती।